बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा से आ रही है। वहां वैक्सीनेशन के लिए पहुंची टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। सामने आए वीडियो में एक महिला टीम पर पत्थर फेंकती दिखाई दी। ये टीम इलाके में वैक्सीन लगाने के लिए जो टीम पहुंची थी उस पर हुआ। उसी वक्त एक परिवार के कुछ लोगों ने टीम पर पत्थर फेंकने शुरू किए जब वैक्सीन लगवाने के लिए टीम गांव पहुंची। हालांकि इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम में शामिल लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और उन पर पत्थर बरसाते रहे। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए। ऐसे में जब वैक्सीन लगवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम बांदीपुरा पहुंची तो वहां पर घरों से निकलकर लोग पत्थर बरसाते नजर आए। उनका कहना है कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, डरे हुए हैं। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने जो कर्मचारी वहां पहुंचे थे उन्होंने समझाने की भी कोशिश की, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं दिखे। पिटाई क्यों करते हो? पत्थर क्यों मार दिया है? वैक्सीन नहीं कर रहा है, मत करो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वैक्सीन नहीं कर रहा है तो मत करो। पिटाई क्यों करते हो? पत्थर क्यों मार दिया है? वैक्सीन नहीं कर रहा है, मत करो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वैक्सीन नहीं कर रहा है तो मत करो। पिटाई क्यों करते हो? तस्वीरें जरा आपने देखी जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम खुद डोर टू डोर जाकर वैक्सीनेशन प्रोग्राम में लोगों को शामिल कराने की कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाएं तो तीसरी लहर का खतरा जो है वो टल जाए। लेकिन कुछ लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं। उनके अंदर अभी भी वैक्सीन को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है और उसे दूर करने की कोशिश भी स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से की गई, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। ये नहीं कि सिर्फ वो मना करते, वहां पहुंचे स्वास्थ्य विभाग की टीम पर पत्थर बरसाते ये लोग नजर आए हैं। पिटाई क्यों करते हो? रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, क्यों नहीं लगवाना चाह रहे थे ये लोग वैक्सीन? देखिए अर्पिता, जिस तरीके से वीडियो सामने आया है, हालांकि इस वक्त अब जो है हम ये कह सकते हैं कि वो लोग साफ दिख रहे हैं वीडियो में कि पत्थर बरसाए जा रहे हैं मेडिकल टीम पे। और वो जो लेडी है वो पत्थर उसने हाथ में उठाया और उसके बाद मेडिकल टीम पे लगाए वो पत्थर। और मेडिकल टीम के कुछ लोग साफ तौर से कह रहे हैं कि अगर वैक्सीन नहीं करना है तो हमको पिटाई क्यों करते हो, पत्थर क्यों फेंकते हो। लेकिन इससे पहले भी एक वीडियो कुछ दिन पहले सामने आया था जिसमें एक औरत जो है ऑब्जेक्शन कर रही थी वीडियो कैप्चर करने में। हालांकि वहां पे बहुत हद तक मेडिकल टीम की भी गलती थी, क्योंकि अगर वो नहीं मानते थे तो, लेकिन वहां पे जो बिहेवियर था मेडिकल टीम का वो ठीक नहीं था। लेकिन यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे मेडिकल टीम की कोई खता नहीं है, वैक्सीनेशन की टीम की कोई खता नहीं है। लेकिन उस फैमिली ने ऐसे रिएक्ट किया और उसके बाद पत्थर फेंके गए इस मेडिकल टीम पे, जो एक बड़ी परेशानी वाली बात हो जाती है मेडिकल टीम के लिए, क्योंकि लगातार ये जो कोविड वॉरियर्स हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीनेट किया जाए, मैक्सिमम लोगों को 100% जो कवरेज है वो मिले सबको, यानी 18 एबो जितने भी लोग हैं उनको वैक्सीन किया जाए। और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी भी है, काफी जगहों पे, काफी स्टेट्स में अवेलेबल नहीं है वैक्सीन, लेकिन यहाँ पे घर घर जा रही है मेडिकल टीम, खेतों में जा रही है मेडिकल टीम। लेकिन यहाँ पे अर्पिता एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कोई किसी हद तक मेडिकल टीम की खता ये है कि वो काफी जगहों पे वीडियो खींच रहे हैं जिसको ऑब्जेक्शन कर रहे हैं लोग, तो जब वो वायरल हो रहे हैं तो और जगह इस तरह के इंसिडेंट जो है सामने आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जहां लोगों को समझना चाहिए ये उनकी जिंदगी के लिए है, उनकी सेफ्टी के लिए है, तो वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट या मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी ये समझना होगा कि हर किसी का वीडियो ना बनाए और किसी को जो है प्रोवोक ना करें। यहाँ पे हालांकि प्रोवोकेशन नहीं है, लेकिन इससे पहले जो एक वीडियो सामने आया औरत का, जिसमें वो एक मेडिकल टीम की औरत को कह रही थी मैं आपका मुंह तोड़ दूंगी, यहाँ ही गाड़ दूंगी, तो वहां पे मेडिकल टीम की खता जरूर थी। लेकिन जब इस तरह के वीडियो ज्यादा सर्कुलेट हो जाएंगे, ये भी जो वायरल किया होगा मेडिकल टीम ने किया होगा, हालांकि बेहतर रहता कि ऐसे वीडियोस को वायरल ना किया जाए। एक बार फिर से ये तस्वीरें दिखा दे। दरअसल मेडिकल टीम जो है, स्वास्थ्य विभाग की टीम, वो बांदीपुरा के जो घर देख रहे हैं आप, यहाँ परिवार को वैक्सीनेशन करने आए थे, वैक्सीन लगाने आए थे, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं। वहां जब टीम पहुंची तो उन्होंने पहले मना किया और उसके बाद पत्थर फेंकते मेडिकल की टीम पर नजर आए हैं। वैक्सीन नहीं कर रहा है तो मत करो। पिटाई क्यों करते हो? पत्थर क्यों मार दिया है? वैक्सीन नहीं कर रहा है, मत करो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वैक्सीन नहीं कर रहा है तो मत करो। पिटाई क्यों करते हो? पत्थर क्यों मार दिया है? वैक्सीन नहीं कर रहा है, मत करो। चलो ठीक है। तो लोगों के मन में कई बार भ्रम की स्थिति देखिए है
और उसी को दूर करने के लिए डोर टू डोर ये अभियान चलाया जा रहा है। हर राज्य ये कर रही है ताकि जो लोग हैं उन तक वैक्सीन पहुंच पाए, उनको वैक्सीन लग पाए। ये कोशिश स्वास्थ्य विभाग की है और इसी कोशिश के तहत जब बांदीपुरा में इस परिवार के घर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची तो कुछ मंजर ऐसा हो गया कि एक तो वैक्सीन लगवाने से इन्होंने इनकार किया, स्वास्थ्य विभाग की टीम समझाने की कोशिश करती नजर आई तो पत्थर उठाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम पर फेंकते नजर आए हैं। तो ये स्थिति कई जगहों से देखने को मिल जाती है जहां लोग भ्रम में अभी भी जी रहे हैं कि वैक्सीन लगवाना सुरक्षित नहीं है। वैक्सीन नहीं कर रहा है, मत करा। चलो ठीक है बोलो। चलो कोई बात नहीं है। वैक्सीन नहीं कर रहा है तो मत करा। रिफत, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा बताइएगा कि ये लोग जो परिवार के हैं वो क्यों पत्थरबाजी कर रहे थे और क्या कह रहे थे, उनको किस बात का डर है कि वैक्सीन लगाने से क्या हो जाएगा? देखिए अर्पिता, जिस तरीके से काफी अफवाहें चली, काफी सारे वीडियोस जो हैं वो चले और कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि आगे वैक्सीन से प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जो गलत अफवाहें डाली गई वो एक खौफ जरूर है काफी लोगों में, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अवेयरनेस की कमी है ऐसे लोगों में। खासतौर से ये दूर दराज इलाकों में देखा गया है या जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं जिन तक प्रॉपर मैसेज नहीं पहुंच पा रही है कि यहाँ पे वैक्सीन जो है उनकी जिंदगी के लिए है। तो ऐसे वीडियोज मुझे लगता है कि जब मेडिकल टीम सर्कुलेट करती है तो और ज्यादा लोग जो हैं वो इस तरह की कॉपी करते हैं। जी अर्पिता। ठीक है, तो यानी कुल मिलाकर लोगों को भी समझना होगा कि ये वैक्सीन उनके लिए ही जरूरी है और लगवाना भी जरूरी है, किसी भी भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। रिफत, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ रहे हैं आगे। महाराष्ट्र के पालघर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। वहां एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाके के साथ ही फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके बाद फैक्ट्री से ऊंची लपटें उठनी शुरू हुई। उससे निकलता धुआं आसमान में छा गया। काफी देर तक फैक्ट्री में रुक रुक कर लगातार धमाके होते रहे। धमाके की खबर मिलते ही पुलिस दमकल विभाग की गाड़ियों के साथ वहां पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई। लेकिन रुक रुक कर हो रही धमाके की वजह से आग बुझाने में दमकल कर्मियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लाइट बंद कर, फ्रिज बंद कर। तो ये पालघर की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर पहले धमाके की आवाज आती है और अचानक से आग लग जाती है, जिसके बाद टीमें वहां पर पहुंचती हैं आग पर कंट्रोल करने के लिए, लेकिन एक के बाद एक कई धमाके वहां पर होने लगते हैं। किस वजह से ये आग लगी अभी तक ये साफ नहीं था। क्या कोई अंदर उस वक्त मौजूद था, अभी ये भी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन हैरान कर देने वाली तस्वीर, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फैक्ट्री में ये धमाका हुआ, इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से थोड़ी राहत जरूर रही, रिहायशी इलाका ये नहीं था। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग लगी, आग को बुझाने की कोशिश अभी चल रही है। आपको बता दें, पटाखा फैक्ट्री है जहां पर धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि 15 किलोमीटर दूर भी अगर आप हैं तो आप आवाज सुन सकते थे। धमाके के साथ ही फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके बाद फैक्ट्री से ऊंची ऊंची लपटें उठनी नजर आई, जो तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। धुएं का गुब्बार भी आप देख रहे होंगे जो आसमान में दिख रहा है आपको इस वक्त। काफी देर तक फैक्ट्री में रुक रुक कर लगातार धमाके होते रहे। तो ऐसे में आग बुझाने की जो प्रक्रिया है वो भी सही ढंग से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि बार बार इस फैक्ट्री में धमाके हो रहे थे। दमकल विभाग की गाड़ियां फिलहाल वहां मौजूद हैं। अब कोशिश है कि आग पर नियंत्रण पा लिया जाए, उस पर काबू पा लिया जाए। लेकिन ये आग कैसे लगी, अंदर क्या उस वक्त फैक्ट्री में कोई मौजूद था, ये सारे सवाल अभी बने हुए हैं। अभी ये तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन ये आप न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं पालघर की, जहां पर ये फैक्ट्री में धमाका हुआ और एक के बाद एक कई धमाके इस फैक्ट्री में हुए। कुछ ऐसी थी कि जब एक के बाद एक धमाका हो रहा था तो फायर ब्रिगेड और प्रशासन के लोग बहुत पास जाने से डर रहे थे, क्योंकि जैसे आप पास जाएं तुरंत एक और धमाका हो रहा था। इसलिए काफी वक्त जरूर लगा आग पर कंट्रोल करने के लिए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जरूर पहुंच गई, लेकिन बहुत करीब जाकर जो काम था आग बुझाने का वो शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि फैक्ट्री पटाखे की थी। लगातार धमाके की आवाज वहां से आती रही और आग जरा आप देखिए किस तरीके से ये आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। 15 किलोमीटर दूर अगर आप हैं तब भी इस धमाके की आवाज़ सुन सकते थे वहां रहने वाले लोग। यानी कितना भयंकर उस वक्त मंजर रहा होगा और कितनी तेज़ी आग भड़की होगी अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। इंडस्ट्रियल एरिया
और भी आसपास फैक्ट्री थी जिन पर जहां तक भी आग पहुंचने का खतरा था, इसलिए कोशिश तो ये भी थी कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। तो ये महाराष्ट्र की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से आग जो है वो उसकी लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं, धुआं जो है वो आसमान में गहराता नजर आ रहा है। तो ये फैक्ट्री पटाखा की एक फैक्ट्री थी, पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री, जिसमें ये धमाका हुआ। धमाके के बाद ही बताया गया कि आग लगी, और आग लगने के साथ ही साथ क्योंकि अंदर फैक्ट्री में पटाखा था तो एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिसकी वजह से जो टीम वहां पर पहुंची थी आग बुझाने के लिए वो भी बहुत पास नहीं जा पाई। जब थोड़ी धमाके कम हुए उसके बाद टीम अंदर गई है, वहां जाकर आग पर काबू पाने की कोशिश में इस वक्त लगे हुए हैं। हमारे साथ विवेक हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कोई अंदर उस वक्त मौजूद था और ये आग कैसे लगी? कितना और वक्त लगेगा आग पर काबू पाने में? अर्पित, आपको बताना चाहिए ये जो आग लगी है वो सुबह तकरीबन 10:40 पे आग लगी है, और पालघर में बड़ी पटाखा फैक्ट्री थी वहां पर ये आग लगी। और जब बताया गया कि आग लगते हुए आग जब लगी थी तो कई कर्मचारी और जो लेबर थे यहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन पहले धमाके के बाद काफी लोग भागने में कामयाब हो गए। और इस पूरी घटना में जो सरकारी जो प्रशासन है उनका साफ तौर पर कहना है कि तकरीबन 10 लोग घायल हुए हैं और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। और जो पटाखा की फैक्ट्री वजह से काफी ज्यादा धमाके हो रहे थे बड़े बड़े, जिसकी वजह से जो आसपास के इलाकों में काफी ज्यादा चुके हैं और आग बुझाने में फायर ब्रिगेड ने कामयाबी पा ली है। लेकिन अभी भी जो फैक्ट्री है वहाँ के कुछ जगहों पर जो आग है वो अभी भी लगी हुई है। लेकिन राहत की बात यह है कि जो लोग हैं, जो सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, वो समय रहते बाहर निकल गए। 10 इंजर्ड है, एक की हालत खराब है। और फायर ब्रिगेड बोली कि इसमें लमसम पूरी तरह से फायर को कंट्रोल कर लिया गया है। जो अब कूलिंग प्रोसेस शुरू है, कूलिंग प्रोसेस के बाद सर्च ऑपरेशन किया जाएगा और ये जांच की जाएगी कि इस पूरी आग घटना में कुछ लोग फंसे नहीं। अर्पिता, विवेक, क्या अभी आग बुझा ली गई है? अभी तो देखिए फायर ब्रिगेड का साफ तौर पर कहना है कि आग को पूरी तरह से कंट्रोल में कर दिया गया है। लेकिन बारूद, जो पटाखे के जो बारूद होते हैं वो कहीं कहीं जगह पे लगे रखे हुए हैं, जिसकी वजह से आग की लपटें बार बार उठ रही हैं। लेकिन आग को पूरी तरह से काबू में कर लिया गया है। और लेकिन फैक्ट्री को काफी ज्यादा नुकसान, ऊपर की छत थी उठ चुके हैं और यही कोशिश की जा रही है कि आग पर, यानी देखिए अभी जो बड़ी खबर है कि ये जो आग लगी थी सुबह करीबन 11 बजे जो लगी थी ये आग, उसे अब बुझा लिया गया है। यानी इतना लंबा प्रोसेस ये चला आग को बुझाने को लेकर। तो फिलहाल आपको बता दें कि ये जो आग जब लगी तब धमाके एक के बाद एक कई हुए, जिससे दहशत का माहौल भी आसपास के जो लोग हैं उनमें मच गया, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया, फिर भी जब ये धमाका हुआ तो 15 किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आग जो है वो देखिए हवा में आपको इस वक्त आग की लपटें जो है ऊपर की तरफ उठती हुई नजर आ रही थी। उस वक्त का ये मंजर जब काला धुआं जो है वो आसमान में गहराता हुआ नजर आ रहा था। तो ये धमाका एक के बाद एक हुआ, जिसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को वहां पर बुलाया गया, प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची, क्योंकि उस वक्त जब ये धमाका हुआ तो फैक्ट्री में मजदूर जो थे वो भी काम कर रहे थे। लेकिन जैसे पहला धमाका हुआ, जो अंदर लोग मौजूद थे वो भागने में कामयाब रहे, वक्त रहते वो बाहर निकल आए फैक्ट्री से, जिससे उनकी जान जरूर बची। लेकिन ये कैसे आग लगी, अब ये आगे जांच होगी इस पर। लेकिन फिलहाल आपको बता दें पटाखा फैक्ट्री जहां पर आग लगना, थोड़ी सी चिंगारी भी किस तरीके से भड़क सकती है, कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला। पटाखा फैक्ट्री होने के कारण कई बार धमाके यहाँ पर हुए हैं, आसपास के लोग भी इस बाबत डर गए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां खराब मौसम की वजह से समंदर में डूब रहे बार्ड एमवी नाम के जहाज में फंसे 16 लोगों को बचा लिया गया। बताया गया कि पानी में फंसा जहाज डूबने वाला ही था, लेकिन राहत और बचाव की टीम समय पर वहां पहुंच गई और हेलीकॉप्टर की मदद से जहाज में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। 13 लोगों को कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया, जबकि 3 लोगों को एक छोटी नाव से वहां से निकाल लिया गया। तो ये मुंबई की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर ये जहाज देखिए आप, जो डूबने लगा क्योंकि मौसम अचानक से खराब हुआ, जिसके बाद 16 लोग जो इस जहाज में उस वक्त मौजूद थे उनकी जान आफत में आ गई, क्योंकि तुरंत वहां पर बचाव और राहत के काम के लिए जवान जो है वो जुटते नजर आए। लेकिन क्योंकि मौसम खराब था इस वजह से रेस्क्यू करने में थोड़ी दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर 13 लोग ऐसे जिनको एयरलिफ्ट करके हेलीकॉप्टर से बचाया गया, 3 लोग ऐसे थे जिनको नाव में बैठाकर दूसरी तरफ सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खराब मौसम के चलते किस तरीके से समंदर में ये जो जहाज है
वो आधा समझिए आप एक तरफ झुका हुआ आपको नजर आ रहा होगा। वो कभी भी जहाज पलट सकता था और यही खतरा था। 16 लोगों की जान इस जहाज में फंसी हुई थी। तुरंत रेस्क्यू की टीम पहुंची और वक्त रहते 16 लोग जो इस जहाज में उस वक्त मौजूद थे उन्हें रेस्क्यू किया गया। फिलहाल सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अभी ये साफ नहीं है कि क्या कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है इस वक्त, लेकिन 16 लोगों को बचाकर अस्पताल जरूर पहुंचाया गया है। संदीप बोल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। संदीप, फिलहाल जो 16 लोग हैं वो कैसे हैं और ये रेस्क्यू ऑपरेशन कितने घंटे का चला, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा रेस्क्यू करते वक्त? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत कभी भी समंदर पे कोई ऑपरेशन को अंजाम दिया है तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वहाँ का वेदर, वहाँ का जिस तरीके का कंडीशन है वो, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वहाँ पे सी रफ था, बहुत ज्यादा, बहुत तेज उफानें थी, समंदर में हवा बहुत तेज चल रही थी। ऐसे में ये जो बार्ज है वो आधा पानी के अंदर जा चुका था। तो जैसे ही कोस्ट गार्ड को इस बात की खबर मिली तो कोस्ट गार्ड ने अपने ऑपरेशन को लॉन्च किया। 2 चेतक हेलीकॉप्टर्स को तुरंत जो है उस इलाके में भेजा गया जहाँ पे ये बार्ज मौजूद था और लगातार जो है जो उस बार्ज में फंसे लोग हैं वो जो है संपर्क में थे। तो ऐसे में सबको उसी तरीके से जो है कोऑर्डिनेट करके कहा गया और उसके बाद जो है हेलीकॉप्टर के जरिए विंच करके जो है सबको जो है उस जगह से निकाला गया। तकरीबन 16 लोग, कुल मिलाकर 16 लोग जो हैं जिनको रेस्क्यू किया गया। खास बात यह है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन इसलिए सबसे अहम हो जाता है क्योंकि इसके अलावा, क्योंकि जहाज है, छोटी नाव या शिप के जरिए जो है ऐसे बड़े जहाज जो कि आधा पानी में डूबा हो तो उसमें से रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा जो हेलीकॉप्टर्स है उसके जरिए ही जो है विंचिंग के जरिए लोगों को निकाला जाता है और एक जगह पे हेलीकॉप्टर को बहुत ज्यादा देर तक खड़ा नहीं किया जा सकता और उसको जो है बहुत कम समय में बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ वो जो केबल है उसको नीचे फेंका जाता है और उसके साथ जो है एक जो जवान होता है वो नीचे जाता है और साथ ही जो है जिसको रेस्क्यू करना उसको बेल्ट में बांध के उसको ऊपर खींचा जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या ये रहती है क्योंकि वेदर वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब है, हेलीकॉप्टर जो है वो एक जगह पे काफी देर तक खड़ा नहीं रह पाता है, इसीलिए बहुत कम समय होता है इस ऑपरेशन को अंजाम देने में और ये सबसे जटिल ऑपरेशन में से एक है। और यही वजह है कि कोस्ट गार्ड ने जो है अपने पूरे एसेट जो है इसमें लगा दिए थे। छोटी शिप जो है वो भी उन्होंने वहाँ पे तैनात कर दी थी, साथ ही जो है हेलीकॉप्टर्स के जरिए जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अब आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कितना भयानक वहाँ पे मंजर था और कोस्ट गार्ड चूंकि इस तरीके का ऑपरेशन करने में महारत उनको हासिल है और उसी के मद्देनजर जो है इस ऑपरेशन को बहुत ही आसानी से कंडक्ट किया गया और किसी भी तरीके की कोई हताहत जो है उसकी सूचना फिलहाल नहीं है। 16 लोग जिनको रेस्क्यू किया गया है उनको अस्पताल में जो है उनका इलाज चल रहा है। सबसे बड़ी बात होती है कि जब भी इस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है तो जो लोग होते हैं वो ट्रॉमा में होते हैं, क्योंकि इस तरीके की सिचुएशन सडनली आपके पास सामने आती है तो वो ट्रॉमा में आ जाते हैं। तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके की स्थितियां उनकी इस वक्त है, क्या कोई गंभीर चोटें उनको लगी है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा बार जो है पानी में इधर से उधर जो है हो रहा था तो उससे हो सकता है कि कुछ को आंशिक रूप से चोटें भी आई हों, लेकिन अभी तक जो है इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन अभी उनका इलाज चल रहा है और कोस्ट गार्ड ने जो है समय रहते ही इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और 16 लोगों की जान बचा ली। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये जो जहाज आपको दिख रहा है वो आधा समुंदर में डूबा हुआ नजर आ रहा है, एक तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है और किसी भी वक्त ये जहाज पलट सकता था। खतरा यही था। 16 लोग जहाज के अंदर थे, डरे सहमे थे, लेकिन वक्त रहते रेस्क्यू की टीम पहुंची और 16 लोगों को वहां से बाहर निकाला गया। 13 लोगों को ऐसे ही जैसे आप तस्वीर देख रहे हैं एयरलिफ्ट करके निकाला गया। बाकी 3 लोगों को नाव पर बैठाकर वहां से सुरक्षित जगहों पर, छोटी नाव पर बैठाकर वहां से सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। तो ऐसे में जो लोग, उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। थोड़ी बहुत चोटें लोगों को जरूर आई होंगी, लेकिन ये काफी देर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला क्योंकि मौसम खराब था। अचानक से ये मौसम बिगड़ा और उसके बाद ही ये जहाज जो है वो इस तरह फंस गया और डूबना शुरू हुआ। तुरंत जानकारी टीम को दी गई, टीम वहां पर पहुंची और 16 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। संदीप हमारे साथ लगातार मौजूद है। संदीप, आमतौर पर जब मौसम खराब होता है तो इस तरीके के अलर्ट दिए जाते हैं कि आप अलर्ट रहिए अगर आप समुद्र में हैं। क्या इस तरीके का कोई अलर्ट दिया गया था?
देखिए, जब भी साइक्लोनिक सिचुएशन होती है तो उसका अलर्ट जो है लगातार दिया जाता है, क्योंकि हम लोगों ने टाउटे में देखा कि किस तरीके से अलर्ट देने के बावजूद भी जो है जहाज को जो है वो किनारे नहीं किए गए कुछ, और जिनकी वजह से एक पूरा बार्ज जो है वो डूब गया और जिसमें काफी लोग की जानें भी चली गई। तो चूंकि ये इसका जो है बहुत ज्यादा अलर्ट जो है वो इशू नहीं किया जाता, क्योंकि एक साइक्लोनिक सिचुएशन नहीं था, क्योंकि मौसम जो है बारिश का है और ऐसे में वेदर कभी भी समंदर के ऊपर कभी भी खराब हो सकता है। लेकिन लगातार जो है जितने भी ऐसे जो एजेंसीज हैं वो आने वाले 24 घंटे का मौसम जो है वो उसी हिसाब से जो है उसको जो है मॉनिटर करते रहते हैं और उसी के हिसाब से जो है आगे जो है दिशा निर्देश भी जारी किए जाते हैं। क्योंकि एक बार्ज है, बार्ज में जो है लोग रहते हैं, यानी कि जो आसपास जो ऑयल फील्ड है या बाकी जो समंदर के बीच में जो काम हो रहे होते हैं उनके जो लोग होते हैं वो बार बार जो है वहां तक नहीं जाते हैं, कोस्ट तक नहीं जाते हैं, किनारे तक नहीं आते, तो वो बार्ज है, बार्ज में ही जो है उनके रहने का बंदोबस्त होता है। वो तेज पंथी वो है उसमें फंस गया पूरी तरीके से, और जिसकी वजह से एक तरफ जो है झुकने लगा, डूबने लगा। क्योंकि कोऑर्डिनेटेड अप्रोच जो है वो इस वक्त जो है चाहे वो मरीन पुलिस की तरफ से हो, चाहे कोस्ट गार्ड की तरफ से हो, चाहे वो शिपिंग की तरफ से हो, चाहे नेवी की तरफ से हो, बाकायदा एक पूरा खाका तैयार किया गया है। और जो मैसेजेस होते हैं वो साथ के साथ जो है पास ऑन किए जाते हैं। डिस्ट्रेस कॉल आया जब उस जहाज से, उस बार से, उसके बाद जो है इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। क्योंकि मैं जैसे पहले भी बताया कि इस तरीके के ऑपरेशन इसलिए बहुत ज्यादा जटिल हो जाते हैं क्योंकि आप मौसम से नहीं लड़ सकते। आपकी एक्सपर्टीज जो है इतनी बेहतर होनी चाहिए कि आप खराब से खराब मौसम में भी जो है अपने हेलीकॉप्टर्स के जरिए नाव में या जहाज में फंसे लोगों को निकाल सके। कोस्ट गार्ड लगातार इस तरीके के ऑपरेशन करने के अभ्यास जो है करते रहते हैं और खराब से खराब मौसम में भी इस तरीके के अभ्यास किए जाते हैं। उसी का ये नतीजा है कि 16 लोगों को बिना किसी नुकसान के बचा लिया गया। और सबसे बड़ी चुनौती ये भी होती है कि इस तरीके के ऑपरेशन में, क्योंकि अगर आप का जो है कंट्रोल अगर हेलीकॉप्टर से छूट गया या किसी भी तरीके की ऐसी ह्यूमन एरर हुआ तो और ज्यादा नुकसान हो सकता है। लिहाजा जितने भी ऐसे पायलट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि पूरी तरीके से इस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम देने में ट्रेंड होते हैं, उनको जो है साथ के साथ जो है तैनात किया जाता है। और अभी फिलहाल की स्थिति यही है कि 16 लोगों को कोस्ट गार्ड ने बचाया है। और अब हमेशा की तरह जो है कोस्ट गार्ड जो है पहली बार जैसी इंफॉर्मेशन उनके पास आई कि इस तरीके का एक हादसा हो रहा है तो तुरंत जो है उसने एक्शन लेते हुए अपने 2 चीता हेलीकॉप्टर को वहां भेजा, और जिससे जो है विंचिंग करके जो है लोगों को बचाया गया। और ये विंचिंग का ऑपरेशन बहुत ही जटिल ऑपरेशन होता है। ये हर किसी जो है के बस की बात नहीं होती इस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, क्योंकि जब ऐसा ऊपर हेलीकॉप्टर को एक पर्टिकुलर जगह पे जो है बहुत देर तक नहीं खड़ा किया जा सकता। आम नॉर्मली अगर हम लोग बड़े हेलीकॉप्टर्स की बात करें, चाहे वो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स की बात करें और चाहे वो ऐसे इलाकों में जहाँ पे कि आर्मी का ऑपरेशन होता है, सेना को नीचे उतारा जाता है, वहाँ पे हालात ऐसे खराब नहीं होते हैं। लेकिन समंदर में लगातार मौसम खराब होता है और ऐसे में इस तरीके के ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए एक महारत हासिल होनी चाहिए, और वही महारत की वजह से जो है फिलहाल 16 लोग जो है उनकी जान बच सकी। बिल्कुल, ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए समुद्र में ये जहाज जो है खराब मौसम होने की वजह से फंसा, उसके बाद किस तरीके से डूबना शुरू हुआ। आधा हिस्सा आप देखेंगे वो डूबा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, उसके अलावा एक तरफ झुका हुआ ये जहाज भी नजर आ रहा था जो कभी भी किसी भी वक्त डूब सकता था। और यही खतरा उन 16 लोगों पर मंडरा रहा था, जान पर बनाई थी। रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची और बड़ी मेहनत के बाद एक लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चला, 16 लोगों को बाहर निकाला गया। देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। वहीं नेपाल में भी मानसून जमकर बरस रहा है। नेपाल में हो रही बारिश की वजह से बिहार के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। जरा 3 तस्वीरें आपके सामने रख दें। पहली तस्वीर नेपाल की। यहाँ सिंधुपाल चौक में नदी में सैलाब आने से 7 लोगों की मौत हुई, जबकि कई लोग सैलाब में बह गए। दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के जालना की है, जहाँ उफनती नदी को पार करने के चक्कर में 2 भाई बह गए। तीसरी तस्वीर बिहार के बगहा की है, जहां गंडक नदी का पानी वहां के कई गांवों में घुस गया, जिससे वहां के लोगों की मुश्किलें
बढ़ गए। नेपाल से छोड़े गए पानी और लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार के बगहा में गांव के गांव पानी में डूबे नजर आए। हालात ये हो गए कि अब वहां लोगों के सामने खाने पीने की परेशानी खड़ी हो गई। घरों में पानी भर गया, जिससे वहां रखे राशन का भी नुकसान हो गया। इस दौरान कुछ लोग एक बैलगाड़ी पर अपनी जान बचाने की जद्दोजहद करते नजर आए। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, लोगों के सामने चुनौतियां कितनी हैं। घर पर पानी पहुंच गया है और ऐसे में जलस्तर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है और लोगों के सामने चुनौती तो ये है कि अब वो जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि जगह आशियाना उनके पास है नहीं। ये आशियाना छोड़कर दूसरी जगह वो कहां जाएं। लोग ऐसे ही जिंदगी बिताने के लिए अब मजबूर हैं। बाढ़ में न जाने कई तस्वीरें देखने को मिलती हैं। कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो जिसे भूलना मुश्किल है, जो परेशान करती हैं। अभी हम बगहा के झंडू टोला में हैं और इस टोला की एक तस्वीर ज़रा देखिए कि पूरा गांव जो है वो जलमग्न हो गया है। लेकिन इसी के बीच में एक आशियाना आपको दिखाई पड़ रहा होगा और जहां पे जो बच्चे हैं वो पूरे घर के और कह लीजिए कि सब लोग जो हैं इस आशियाने में ठहरे हुए हैं। लेकिन ये घर नहीं है। इसकी ज़रा तस्वीर ज़रा देखिए। ये एक बैलगाड़ी है और इस बैलगाड़ी को ये एक घर का एक रूप दे दिया गया है। चारों तरफ से जो तिरपाल है उस तिरपाल को ढक दिया गया है और ढककर यहाँ इसे एक घर का रूप दे दिया गया है। आइए ज़रा देखिए कि सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं इस टोला के वो यहाँ पे शरण लिए हुए हैं और किसी ढंग से दिन गुजार रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बचा रहे हैं। चकदहवा गांव की एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए किस ढंग से पूरा गांव जलमग्न है। जो लोग हैं चारा किसी ढंग से खुद उठा करके बैलगाड़ी में उसे खुद ला रहे हैं चारा को और अपने जानवरों को किसी ढंग से बचाने की कोशिश है। और ये एक तस्वीर ज़रा देखिए। और एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि एक पहला घर मिला है जहाँ पे कुछ खाना बन रहा है और इस ज़रा देखिए कि पूरा घर पानी में डूबा हुआ है। किसी ढंग से चौकी जो है ऊपर लगाई गई है और यहाँ पे आग जो है वो चूल्हा जल रहा है। लेकिन ये चूल्हा ज़रा देखिए, मैं आपको चूल्हे की तस्वीर ज़रा देखिए कि ये छोटा पुराना जो है वो बक्सा है और ये पुराना बक्सा को यहाँ से काटा गया है और छोटे छोटे जगहों पर ये चूल्हा का काम कर रहा है। तो जो संदूक, जहाँ पे संदूक में पूरी संपत्ति रहती है घरों में, जहाँ पे पूरे घर की सारे लोग अपनी धन संपदा रखते हैं, वो संदूक यहाँ पे चूल्हे का काम कर रहा है। बिहार के बगहा में भारी बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी ने भारी तबाही मचाई है। नदी का पानी इलाके के कई गांवों में घुस गया। गांवों में घुटनों से ऊपर तक पानी भर गया। मकान के अंदर भी बाढ़ का पानी घुसने से लोगों का सामान पानी में बहता नजर आया। जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर ऐसा लगा जैसे पूरा गांव ही पानी में डूब गया। हर तरफ कुछ दिख रहा है तो वो सिर्फ पानी है। अभी हम पहुंचे हैं बगहा के चकदहवा गांव में और यहाँ की तस्वीर ज़रा देखिए। यहाँ की तस्वीर होश उड़ाने वाली है कि यहाँ पे देखिए घुटने भर से ज़्यादा जो पानी है वो पूरे गांव में भर चुका है और जो लोग हैं वो कैसे शरण लिए हुए हैं। उनके तमाम जो अनाज हैं, मवेशी हैं, सब कुछ जो है वो जलमग्न हो गया है। और यहाँ पे तस्वीरें ज़रा देखिए कि यहाँ पे जो भी घर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये ज़रा देखिए कि कैसे पूरा घर जो है वो जलमग्न हो गया है, कमर भर पानी है। और ये तस्वीरें जो हैं आपको परेशान कर सकती हैं कि इस छप्पर से एक बच्चे और बूढ़ी आंखें जो हैं वो यहाँ से दिखाई पड़ रही हैं, जो किस कदर से यहाँ पे पानी में रह रहे हैं। और अंदर चल करके हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये इस घर के क्या हालात हैं लोगों के, क्योंकि छोटे बच्चे भी और बूढ़ी माता भी जो है वो दिखाई पड़ रही हैं। और ये ज़रा देखिए कि ये जो घर है वो पूरी तरह से जलमग्न है और पूरी तरह से पानी जो है वो ये घुसा हुआ है और यहाँ पे कहीं भी जगह नहीं है कि जहाँ पे रहा जा सके। इनके जो मवेशी हैं, जो बकरियां हैं, वो चौकी पर यहाँ पे रखी गई हैं। जो लोग रह रहे हैं वो ज़रा सोचिए कि
किस कदर से यहाँ पे जो बाढ़ आई है वो कुछ गांव में किस कदर से भर गया है और लोग रहने के मजबूर हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इस गांव में, चकदहवा गांव में, अभी तक प्रशासन की कोई टीम जो है वो नहीं पहुंची है कि यहाँ पे सुविधा मुहैया कराई जा सके। भारी बारिश के बीच बिहार के बेतिया से ही चौंकाने वाली तस्वीर आई सामने। वहां पर बाढ़ से हाहाकार मचा है। पानी की परेशानी झेल रहे लोग जहां जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहे हैं, तो वहीं पहले से तय शादी विवाह की रस्मों को भी सैलाब के बीच बखूबी निभा रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर इलाके के नरकटियागंज लौरिया से सामने आई, जहां बाढ़ के बीच एक दूल्हा नाव के जरिए शादी के लिए दुल्हन के घर पहुंचा। नाव पर दूल्हे के साथ कई बाराती भी सवार थे। नाव के जरिए कई किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दूल्हा दुल्हन के घर पहुंचा, जहां शादी की सारी रस्में निभाई गई। तो तस्वीरें जरा आप देखिए। दूल्हा नाव पर बाराती लेकर दुल्हन के घर पहुंचता है। कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, जो कि नाव से ही दूल्हे ने तय की। दुल्हन के यहाँ जाकर सारी रस्में शादी की पूरी की गई। तो किस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं और लोगों के सामने चुनौतियां बहुत हैं। गांव के गांव टापू जैसे नजर आने लगे हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और इसी पानी के बीच लोग रहने को मजबूर हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वक्त रहते हुए अपना आशियाना छोड़कर सुरक्षित ठिकाने की तलाश के लिए निकल गए, लेकिन कुछ लोग अभी भी वहीं पर बैठे हैं इस उम्मीद में कि जल्द से जल्द पानी जो है वो थोड़ा कम हो और उन्हें थोड़ी राहत मिले। वहीं महाराष्ट्र के जालना से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक उफनती नदी को पार करने के चक्कर में 2 भाई बह गए। इस घटना में एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे को बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि यह घटना शाम की है। कल ये घटना तब हुई जब भारी बारिश के बाद नदी में उफान आ गया। जो वीडियो सामने आया उसमें उफनती नदी को दोनों भाई पार करने की कोशिश करते दिखे, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद तेज धार की वजह से उनका संतुलन बिगड़ा और वो बह गए। इसके बाद वहां हाहाकार मच गया। दोनों भाइयों को बचाने के लिए लोग दौड़ने लगे। एक को तो बचा लिया गया, जबकि दूसरे की मौत हो गई। तो ये महाराष्ट्र की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर 2 भाई उफनती नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देखिए पानी का बहाव इतना तेज कि उसमें बहते हुए ये लड़के नजर आए। आसपास के लोग बचाने की पूरी कोशिश करते नजर आए, लेकिन सिर्फ एक को ही बचाया जा सका। वहीं नेपाल के सिंधुपाल चौक इलाके में भारी बारिश की वजह से वहां की एक नदी में बाढ़ आ गई। देखते देखते सैलाब का पानी आसपास के कई गांवों में घुस गया, जिसकी वजह से वहां बड़ी तबाही हुई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें वहां तबाही का मंजर दिखाई दिया। बाढ़ की वजह से गांवों में कीचड़ भर गया, कई मकान जमींदोज हो गए, करीब 200 घरों को नुकसान पहुंचा। खबर यह भी है कि अब तक इस भयानक बाढ़ की वजह से वहां 7 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग लापता हैं, जिन्हें तलाशने के लिए वहां सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि वहां भारी बारिश की वजह से एक ग्लेशियर टूट गया, जिसकी वजह से नदी में बाढ़ आ